चले जाओ चले जाओ। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। धन्ना भगत की, धन्ना भगत की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा सोनीपत लोकसभा से कैंडिडेट उनका स्वागत के लिए। एक बार रुक जाओ भाई। आते ही इसलिए आपके पास आपसे एक निवेदन करने के लिए, आवाज ऊंची करो, शायद पीछे नहीं जा रही, आवाज चेक करने के लिए आपसे एक अपील करनी है। और मेरी छोटी सी अपील है, बहुत छोटी अपील, अगर आप मान जाओ तो ये जो सारा हाल है बहुत बढ़िया दिखेगा। ये धूप में भी खड़े हैं, साइड में सब लोग जो खड़े हैं, ये खड़े खड़े लोग जो पीछे का ब्लॉक है उसमें चले जाए तो आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आएगा। और जो भी साइड में खड़े हैं लोग वो पीछे ब्लॉक में सब चले जाएंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा। जरा एक बार जा सकते हैं पीछे सब लोग। इनसे निवेदन है भाई, आपका माइक भी चेक हो गया, ये ठीक नहीं है, माइक की आवाज टूट रही है। सब लोग वहां पीछे चले जाओ उस ब्लॉक में, जो लोग खड़े हैं सब वहां चले जाए। ये इनसे भी निवेदन है, ये जो खड़े हैं इधर साइड में खड़े हैं सब लोग, थोड़ा सब लोग जाके कुर्सियों पर बैठ जाए। धूप से बचने के लिए छाया का अच्छा रास्ता उसमें जाए जरा। धन्यवाद। जरा ये चले जाए, खड़े ये, अरे ये खड़े ये चले जाना पीछे। आप ही वो कह रहा हूं, जरा मैं आऊंगा आपके पास ही आ जाऊंगा, चिंता मत करो। भाई माइक ठीक करो भाई। पूर्व में सरपंच रहे भाई सत्यनारायण सरपंच, कालवा तपा के प्रधान, और गांव के सरपंच भाई जोगिंदर जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और मोहनलाल जी को एक चद्दर और मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सत्यनारायण सरपंच जी और जोगिंदर सरपंच जी, सत्यनारायण सरपंच कालवा 12 के प्रधान, वो आए और मोहनलाल जी का अभिनंदन और स्वागत करें। दिलबाग जी प्रधान कालवा 12, वो भी आए, साथ में सहयोग करें। दिलबाग जी, माइक सही है। लाल जी करवाओ। अरे पहले आपका कराना था, उस हुआ स्वागत में क्या उनके आगे तो मेरा बाद में कराओ, उनका करा के। हमारे बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 9.5 साल इस प्रदेश में ईमानदारी से काम किया, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा पंडित प्रीता जी से और धन्ना भगत संस्था के प्रधान भाई तेजवीर कुंडू जी से, सिंगरौआ खाप के प्रधान भाई रमेश जामणी जी से, चौगामा देसवाल खाप के प्रधान भाई हवा सिंह देसवाल जी से, दिलबाग प्रधान कालवा 12 और गांव के जोगिंदर सरपंच वो आए, सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भाई जोरदार ताड़ी बजा दो, जोरदार। कलीराम जी खड़ा है। कलीराम जी, आप दोगे मोमेंटो। श्रीमती परमिंदर कौर जी हमारी HSL GMC की मेंबर हैं और उनके साथ जसकरण जी माननीय मुख्यमंत्री जी को तलवार भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे।
ले बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जींद जिला के जुझारू अध्यक्ष राजू मौर्य जी से कि वो पूर्व मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करेंगे। राजू मौर्य जी, हमारे इस प्रोग्राम में भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे बड़े जुझारू अध्यक्ष हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा मोहनलाल जी से वो आए और आज 21 जयंती समारोह को अभिनंदन संबोधित करें। नाम दे दे यार, गलती ना ये आपके नीचे एक बार सभी से निवेदन है, इस प्रोग्राम में जिस उद्देश्यों को लेकर हम पहुंचे हैं, ऐसे संत शिरोमणि धन्ना भगत का एक बार जयकारा लगाएंगे सभी से निवेदन। संत शिरोमणि धन्ना भगत अमर रहे, संत शिरोमणि धन्ना भगत अमर रहे। अपने बीच में आज इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हमारे प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश की 9.5 वर्षों तक सेवा करने का काम जिन्होंने किया, सभी समाजों का मान सम्मान, सभी गरीब के हक को गरीब के घर तक पहुंचाने के जो अनेक योजनाएं हरियाणा प्रदेश की 9.5 वर्षों की सरकार में गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, और सफेद वस्त्रों में जो संत की भूमिका में रह के हरियाणा प्रदेश के 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे हमारे मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर जी का एक बार सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे। सभी भारत माता की। अपने मंच पर आसीन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे भाई सुभाष बराड़ा जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल जी, बच्चन सिंह आर्य जी, जसवीर देसवाल जी पूर्व विधायक, कलीराम पटवारी जी पूर्व विधायक, डॉक्टर श्री कृष्ण मिड्डा जी, विजयपाल आलूवालिया जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, अमरपाल राणा जी, सुरेश कौशिक जी, सज्जन गर्ग जी, करमवीर सैनी जी, रामपाल शर्मा जी, राजवीर रोहिला जी, डॉक्टर राज सैनी जी, विजय सैनी जी, सतीश अथवाड़ा जी, मनोज कुमार जी, संदीप ढाणी जी, जोगिंदर जी, तेजवीर कुंडू जी, सत्यनारायण जी, दिलबाग कुंडू जी, राजपाल जी, रमेश जामणी, हवा सिंह देशवाल जी, राजवीर सिंह जी, श्रीमती परमविंदर कौर जी, जसकरण सिंह जी, अजायब सिंह जी निम्नाबाद, श्री प्रीता कालवा, श्री योगेश जैन जी, श्री अमित गोयल जी, श्री राकेश सैनी जी एडवोकेट, और जिन्होंने इस प्रोग्राम की पूरी रचना और योजना के साथ आज जो सफल आयोजन किया, भाई हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजू मौर्य जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ऐसे संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती हमने मनाने का काम किया है, और ऐसे जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, ये पहली ऐसी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली जिन्होंने इस प्रकार की परंपरा पूरे हरियाणा प्रदेश में स्थापित की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज जो शुरुआत धन्ना भगत की जयंती की यहाँ आज सफेदो विधानसभा में हुई है, ये इसी प्रकार की जयंती है प्रत्येक वर्ष पूरे हरियाणा प्रदेश में। जो
संत शिरोमणि धन्ना भगत के अनुयायी हैं, जो उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। ऐसे एक किसान परिवार में जन्म लेके जिस प्रकार से हमें भक्ति के रास्ते को दिखाने का काम किया, समाज की सेवा करने का काम किया और समाज सेवा में बहुत सारे अग्रणीय ऐसे उल्लेख धन्ना भगत के आते हैं जिनसे बहुत बड़ी शिक्षा आने वाले समाज को भी मिलेगी। और हमेशा हमेशा से जब तक ये सृष्टि की रचना रहेगी, हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा धन्ना भगत के जो उल्लेख हैं, बहुत बड़े कवि और संत ऐसे संत शिरोमणि जी को मैं नमन करते हुए आज ये चुनावी माहौल है और लोकसभा का प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मेरे को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार का निवेदन करते हुए मैं अपना आपके चरणों में निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी का। मैं आप जिसका आपको इंतजार था, मैं उनके उद्बोधन शुरू करने से पहले बता दूं, जब पिछली धन्ना भगत की जयंती थी धनौरी में, तो मैंने एक डिमांड दी माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने कहा भाई तेरे हाथ में हमेशा डिमांड रहा है, कदे फूल का गुलदस्ता भी देगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज फूल का गुलदस्ता है, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। और मुख्यमंत्री जी मन तो आज ताम मेर दौरे लिया गैर मौनती कहेगा, एक भी मेरा काम तो नाट्य नहीं आज थी और सारे मंजूर कर दिया। 3.5 करोड़ की जो धन्ना भगत की जो धर्मशाला जो बन रही है, सब सर्व समाज की धर्मशाला है। और एक डिमांड जो उस टाइम पर दी, जिस टाइम पर इन्होंने फूलों का गुलदस्ता मेरे लिए कहा था, मेरे को कहा था, वो थी जींद मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत जी के नाम से धरने के लिए कहा था और वो इन्होंने पूरी कर दी। उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और गुलदस्ता आज आपके सामने है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ डिमांड और भी दी है, लेकिन मजबूरी है, आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता में भी कुछ न कुछ तो कहा जा सके है। स्टेडियम बन जाए, एक ITI बन जाए तो सहमत हो? अरे सहमत हो? लेकिन गुफ्तगू करिए थोड़ी बहुत, जरूर कुछ न कुछ होगा। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मनोहर लाल जी से आए और इस धन्ना भगत जी की जयंती पर जो सभी संतों की जयंती, सभी संतों का मान सम्मान सरकार बनने के बाद किया है, मैं निवेदन करूंगा आए और अपना संबोधन दे। माननीय मनोहर लाल, और सॉरी गलती होगी भाई, पहले सुभाष बराड़ा जी हमारे जो इसके आयोजक है, सही पसला धनौरी का भी कार्यक्रम इन्होंने किया था, सुभाष बराड़ा जी आए और संबोधन दे। कोई बात नहीं राजू भाई, ये गुलदस्ता देख के चोर बोर हो गया राजू। अरे ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो परंपरा है, संत परंपरा है, सनातन परंपरा जो हमारे भारतवर्ष की है, इस जैसी परंपरा दुनिया में कहीं नहीं है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जिस व्यक्तित्व ने किया, जिस नेता ने किया, वो है हरियाणा के सेवक चौधरी मनोहर लाल जी, जिन्होंने ऐसे संत महात्माओं की जयंती सरकारी स्तर पे मनाने का जो सिलसिला शुरू किया। और राजू भाई, ऐसी सनातन परंपरा के ध्वज वाहक जब बैठे हों बीच में, तो भाई आपका थोड़ा सा दाएं बाएं होना स्वाभाविक था। मैं आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा, सर्वप्रथम तो आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका जोरदार स्वागत करें तालियां बजा करके, जोरदार। और अब दोनों हाथ खड़े करो और मुट्ठी बंद कर लो और धन्ना भगत की जय बोलिए जमा करड़ी। धनौरी तक सुननी चाहिए जाके, क्योंकि पिछला कार्यक्रम धनौरी में था। बोल धन्ना भगत जी की। चाड़ा पाट दिया, एक बार और कर दो इसी जबान, बोल धन्ना भगत जी की। और एक आग्रह और करूंगा भाई, आप बहुत देर से बैठे हो, जब तक मनोहर लाल जी इस मंच से बोल करके चले ना जाएं,
कोई जावे तो नहीं गा, क्योंकि कई लोगों ने पानी पुणी पीने की भी आदत है बीच में। चिंता ना करो, आज राम जी ने भी ठंड कर रखी है। आज ये जो धन्ना भगत जी की जयंती यहां पिल्लू खेड़ा के अंदर मनाई जा रही है, इस जयंती में हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित आदरणीय चौधरी मनोहर लाल जी, मैं इनको चौधरी कहता हूं क्योंकि ये हरियाणा की चौधर को मजबूत करने वाले भी हैं, उसको आगे लेकर के जाने वाले भी हैं और जन्म से और कर्म से किसान भी हैं। वो अलग बात है कि हरियाणा की सेवा करते करते आप किसान को तो याद रख गए, अपनी जमीन को आपने समाज के के लिए दान दे दिया। जो जमीन आपके पास थी खेती वाली, मैं भी उस जमीन में, उस खेत में कई साल पहले जाके आया था, वो समाज के लिए दान कर दी, वो अलग बात है। ऐसे आज के मुख्य मेहमान आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में, हरियाणा सरकार के मंत्री हमारे भाई जेपी दलाल जी, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय कृष्ण पवार जी, आदरणीय जसवीर देसवाल जी, आदरणीय कलीराम पटवारी जी, आदरणीय बच्चन सिंह आर्य जी, करमबीर सैनी जी, ऐसे हमारे जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, और मंच पर इतने लोग बैठे हैं, इनका सबका नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन एक नाम जो सबसे महत्व का है, जिनने इन सब लोगों को, चाहे वो खाप पंचायतों के लोग हैं या हमारे एसजीपीसी के हमारे बहन जी यहाँ सदस्य आई हैं, सब यहाँ सिख समाज के बंधु आए हैं, जाट खाप पंचायतों के, सर्व खाप पंचायतों के हमारे पदाधिकारी आए हैं, ऐसे सब लोगों को जिन्होंने इस एक मंच पर यहाँ पर उपस्थित किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू जिला के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केंद्रीय भूमिका में इस कार्यक्रम में हैं भाई राजू मोर जी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस लोकसभा के लोक लाडले प्रत्याशी, राई से विधायक और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, और जो आज धन्ना भगत जी की जयंती पे आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, ऐसे आदरणीय भाई मोहनलाल कौशिक जी। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इस कार्यक्रम में जिन्होंने रौनक लगाने का काम किया, ऐसे यहाँ के जो धन्ना भगत जी की जो धर्मार्थ सभा है, इसके अध्यक्ष आदरणीय तेजवीर कुंडू जी, बुरान गांव के सरपंच भाई जोगेंद्र जी, प्रधान कालवा तपा सत्यनारायण जी, दिलबाग कुंडू जी प्रधान कालवा तपा, रामफल जी प्रधान 6 गामा खाप, मनोज कुमार जी प्रधान संत कबीर पिल्लू खेड़ा, संदीप डांगी प्रधान विश्वकर्मा धर्मशाला, रमेश जामनी सिरोहा खाप प्रधान, हवा सिंह देसवाल प्रधान चौगामा देसवाल, राजवीर सिंह प्रधान बीसी चौपाल, श्रीमती परमिंदर कौर जी मेंबर हरियाणा जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, प्रीता कावा प्रधान ब्राह्मण धर्मशाला, और योगेश जैन प्रधान अग्रवाल धर्मशाला, राकेश सैनी वकील प्रधान सैनी धर्मशाला, और ऐसे तमाम जो यहाँ पर अन्य समाजों के भी मुखिया उपस्थित है। और आज के इस बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य जो कार्यक्रम यहाँ धन्ना भगत जी की जयंती का हो रहा है, इस अवसर पर यहाँ पर पंडाल में मौजूद हजारों की संख्या में मेरी बहुत ही श्रद्धा के योग माताओं बहनों, बहुत ही सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इधर मंच पे भी बहुत जिम्मेवार लोग बैठे हैं, ऐसे सभी आमंत्रित बंधुगण, सर्वप्रथम मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और ये आज जो इतना बड़ा यहाँ पर जो मेला सजा है, जैसे मैंने कहा, ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो शुरुआत की थी, आपकी वजह से ही आज सरकार आपके बीच में आती है, सरकार के मुखिया आपके बीच में आते हैं और आपके बीच में आकर के जयंती मनाने का काम करते हैं। ये परंपरा आप और हम सब मिल करके इसको रुकने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार माननीय मनोहर लाल जी को एक बार ताली बजा करके इस बात का विश्वास दीजिए, क्योंकि ये परंपरा छोटी परंपरा नहीं है, ये संत परंपरा, ये भारतीय सनातन की परंपरा,
और इस परंपरा में जब जब भी जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की हानि होती है, पापियों का प्रादुर्भाव बढ़ता है, पापियों का नाश करने के लिए और साथ संत जनों को तारने के लिए, समाज को आगे लेकर के जाने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण या परम पवित्र परमेश्वर परमात्मा जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशायश्च दुष्कृतां प्रेतणां साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। मैं केवल 2 मिनट में आपको ध्यान कराना चाहूंगा। जब देश गुलाम था, भक्ति काल था, उस समय के अंदर रामानंद जी गुरु हुए और उस गुरु रामानंद जी के शिष्य के रूप में उस भक्ति काल में समाज में जिस प्रकार की बुराइयां थी, समाज में जिस प्रकार की चेतना के जागरण की आवश्यकता थी, उस समय में गुरु रामानंद जी के कई शिष्य हुए, जिसमें गुरु धन्ना भगत जी हुए, रविदास जी हुए, कबीर साहब हुए, मीरा जी हुई। आप इस बात के ऊपर गौर करना, ये सब अलग अलग जात बरादरियों के लोग इनको अपना मानते हुए, अपना संत मानते हुए, अपना लोक देवता मानते हुए इनकी पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि हम धन्ना भगत जी के बताए रास्ते पे भी चल पड़ते हैं, कबीर साहब के रास्ते पे भी चलते हैं, मीरा जी के रास्ते पे भी हमारी मातृशक्ति है, ये भक्ति भाव से चलती है, रविदास जी के मार्ग पे भी चलते हैं, लेकिन भूल जाते हैं रास्ता समाज को एक करके आगे बढ़ाने का दिखाया था। अलग अलग वर्गों के अपने शिष्य बना करके समाज में अलग जगाने का काम किया था। गुरु रामानंद जी ने किया था। उन्होंने इस उम्मीद से किया था कि समाज की बुराइयों को खत्म करेंगे, समाज में चेतना का जागरण करेंगे। आज मैं इस मंच से आपके सामने केवल एक ही हाथ जोड़ करके अपील करके जाता हूं कि उन शिष्यों में से, रामानंद जी के शिष्यों में से सब पहुंचे हुए थे, लेकिन जिन धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए हम और आप यहां पर इकट्ठे आए हैं, वो इन सब से अलबेले थे, वो सबसे अलग थे। वो उनके अंदर इतना भक्ति का भाव था। राजस्थान के धुआं कला में जब उनका जन्म हुआ था, एक बहुत सामान्य किसान परिवार में संतों की बड़े भाव के साथ सेवा करने की आदत उनकी थी। गांव के अंदर कोई भी संत आता था, पैदल आते थे, जाते थे, धन्ना भगत जी आग्रह करके अपने घर पे बुलाते थे, उनकी माता जी के हाथों से उनको भोजन करवाते थे, प्रसाद दिलाते थे, और ऐसा करते करते भूल जाते थे कि घर के अंदर अनाज है भी कि नहीं है। मैं एक उदाहरण दे करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार की घटना है, धन्ना भगत जी खेत के अंदर, खेत में बिजाई करने के लिए जा रहे थे। सामने से संत आ गए, संतों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और उनसे सेवा उनसे पूछी और उनसे पूछा कि भोजन प्राप्त करोगे क्या? संतों ने कहा बिल्कुल भोजन प्राप्त करेंगे। धन्ना भगत जी के पास और कुछ नहीं था, खेत के नजदीक थे, खेत के अंदर संतों को बिठाया और वो जो भी बीजने के लिए लेकर के आए तो उसकी जैसे तैसे व्यवस्था की। वो बीज सारा संत जनों को भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण करवा दिया। बीजने के लिए तो एक मुट्ठी बीज नहीं बची थे। भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर अपार कृपा थी। उनके गायों को चराने का काम भगवान श्री कृष्ण करते थे। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उनको एक बात समझ में आई। उन्होंने खेत से रोड़े कंकर उठाए और खेत के अंदर उनको छींटा मार दिया। बाद में देखते हैं कि किस प्रकार की लहलहाती फसल हुई थी। ये होता है भक्ति भाव, ये होता है अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण। और इसीलिए कहा है कि धन्ना भगत को हरि सो हेत, बिना बीज के निपज्यो खेत। ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती है। मैं ज्यादा ना कहते हुए ये भी ध्यान कराना चाहूंगा, यहाँ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हमारी बहन जी सदस्य बैठी है। आज सिख समाज इसलिए बैठा है कि धन्ना भगत जी का उनमें भी बड़ा अगाध श्रद्धा थी और सिख समाज की धन्ना भगत जी में अगाध श्रद्धा है। आज भी गुरुद्वारा साहिब में
हमारे मंदिरों में तो आरती गाई जाती है, वहां पर आरता गाया जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में धन्ना भगत जी की वाणियां हैं। तो आज इतने महान संत को हम याद करने के लिए आए, इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पर आए, आपको मैं कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले धन्ना भगत जी की, बोले धन्ना भगत जी की, श्रीमान मनोहर लाल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बराला जी। मेरे तो बोलने लग गई थी, अब पटड़ी आ गई थी पाछा, तो मैंने सोचा मनोहर लाल जी आओगे और फिर लय भी टूट जाए। बाप ने तो बोलने का अनुभव हो रहा है, विधानसभा में जाए, राज्यसभा में चले गए, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी करवा दो, काम चल जाएगा, तो मैं भी लाइन तोड़ूंगा, किसी ने भी ना बोलूंगा। तो मैं अब आपको जिसका इंतजार था, मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, यशस्वी नेता, ईमानदार नेता, जिन्होंने प्रदेश में एक नई बहार लाने का काम किया, ईमानदार से नौकरी देने का काम किया, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की। जब गिराने लग गया तो मनोहर लाल जी तुम कहा देंगे, मैंने उन्होंने बुला लिया, वही बता देंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आए, वो आज की इस जयंती के समारोह में आपको संबोधन दे। माननीय मनोहर लाल जी। बोलिए शिरोमणि धन्ना भगत जी की, शिरोमणि धन्ना भगत जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती का अवसर तो मैं आज नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी जयंती तो शायद 21 तारीख को होती है। आज अष्टमी है। अब थोड़ा सा अंग्रेजी तिथियों में हिंदी तिथियों में टकराव हो जाता है। अगर हम अष्टमी को माने तो आज ही जयंती है, और अंग्रेजी तिथि माने तो 21 तारीख को, 21 अप्रैल को ये जयंती थी। अब जो हम माने, लेकिन आज उस दिन हमने 23 अप्रैल को की थी पिछली बार, और आज हम अष्टमी के दिन कर रहे हैं। तो आज का ये विशेष अवसर, इस अवसर पर इतने बड़ी जो संख्या में, हजारों की संख्या में आप सब लोग आए, आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती को मनाने के लिए ये बीड़ा हमने पिछले साल उठाया था। केवल इन्हीं की नहीं, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनकी सबकी जयंतियां मनाई जाएं, ये विचार एक बार मन में आया कुछ वर्ष पहले। उसको शुरुआत की, उस समय पता नहीं था कि कितना हमको समर्थन मिलेगा, कितना लोग इसमें रुचि रखेंगे, लेकिन लगातार काम करते करते यहां तक पहुंचे हैं। मैं हरियाणा की जनता का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हर जयंती में हजारों लोग पहुंचते हैं और अपनी बात कहते हैं, हमारी बात सुनते हैं। इसका आयोजन जो लोग करते हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवादी हूं। आज की इस जयंती के कार्यक्रम के आयोजक, उसमें जो प्रमुख नाम है, वैसे तो हमारे सुभाष बराला जी और राजू मोर और इस प्रकार की टीम तो साथ थी, लेकिन यहाँ इस इलाके के जो लोगों ने इसमें सहयोग किया, उसमें भाई तेजवीर कुंडू जो प्रधानाचार्य हैं, और धन्ना भगत धर्मार्थ प्रधान है, धन्ना भगत धर्मार्थ सोसाइटी के जोगेंद्र है, सरपंच है बुरान के, सत्यनारायण प्रधान कालवा तपा के, दिलबाग कुंडू हैं, राजपाल जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, संदीप डांगी, रमेश जामणी, हवा सिंह देशवाल, राजवीर सिंह जी, श्रीमती परविंदर कौर, प्रीतम कालवा, योगेश जैन, राकेश सैनी वकील, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक टीम के रूप में इतना बड़ा काम किया और इस कार्यक्रम को सफल किया। इन सबका तो मैं धन्यवाद करता ही हूं। आज मंच पर बैठे हमारे श्री जेपी दलाल जी हैं, जो मंत्री हरियाणा सरकार में, कृष्ण पवार जी हरियाणा राज्यसभा के सदस्य हैं, सुभाष बराला जी अपने सामने सांसद आकर के भाषण दे के गए हैं।
भाइयों ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट बैठना है। अभी ठीक है, थोड़ा उधर खाना खुला नहीं है, जब खुलेगा तभी जाना, पहले नहीं। इसलिए भाइयों बहनों थोड़ी देर बैठेंगे, ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार ये जो जयंती मनाने का काम यहाँ शुरू हुआ है, मैं निवेदन करूंगा हमारे सुभाष बराड़ा जी, राजू मोर जी और भी जो संयोजक यहाँ सारे नाम मैंने पढ़े, और इनके साथ एक नाम और जोड़ रहा हूं मैं, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं श्री कृष्ण पंवार जी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि ये कहते हैं हम और आप सब गुरु भाई हैं। मैंने कहा कैसे? कहने लगा गुरु रविदास जी के जो गुरु थे और धन्ना भगत जी जो गुरु थे वो रामानंद जी थे, तो दोनों एक ही गुरु के शिष्य होने के बाद हम उनकी आगे परंपरा को चला रहे हैं, तो सभी एक प्रकार से गुरु भाई हैं। तो इस टीम में मैं कृष्ण पंवार जी को भी जोड़ता हूं कि हर साल धन्ना भगत जी जयंती हरियाणा में कहीं भी जहां आपको ठीक लगता है उसको मनाने का काम आपको करना चाहिए। बोलिए है मंजूर? सारी टीम को मंजूर है? हर साल मित्रों ये धन्ना भगत जी जयंती हम लोग मनाएंगे और इसका संदेश बहुत अच्छा संदेश सारे समाज में जाता है। मंच पर विराजमान हमारे कृष्ण मिड्डा जी हैं विधायक जींद से, और जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के महामंत्री भाई मोहनलाल जी बड़ौली, जिन्होंने अभी आपके सामने भाषण किया, जसवंत देशवाल जी और कलीराम पटवारी जी, बच्चन सिंह आर्य जी, ये सब इस इलाके के विधायक रहे हैं, अभी सब पूर्व विधायक हैं, इनका भी सम्मान करता हूं। हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री करमवीर सैनी जी, उपस्थित हमारे अन्य साथी जो मंच पर बैठे हैं, इधर भाइयों के मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हमारे माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों जैसा हम जानते हैं कि संतों का जो दर्शन, वास्तव में संत हमारे लिए ये तीर्थ का रूप होते हैं। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो जब संतों को स्मरण करते हैं तो अपने आप हमारे मन में एक तीर्थ का भाव जागता है। और जब भी हम ऐसे नाम को, धन्ना भगत जी जैसे नाम को, पहले इनको भुला दिया गया लेकिन हमने याद करके इनको महत्व को कम नहीं होने दिया है। धन्ना भगत एक ऐसे संत थे, बहुत सादगी पूर्ण तरीके से रहते थे। पिछली बार मैंने उनकी सारी कहानी आपको सुनाई थी, इसलिए मित्रों उसमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। बात तो यह है कि उनकी शिक्षा और उनके संस्कार हमारी नई पीढ़ी में कैसे आए, इसलिए जयंतियां मनाई जाती हैं। तो इसी नाते से हमने हरियाणा में ये जयंती मनानी जो शुरू की है, हम अपनी नई पीढ़ी को धन्ना भगत जी की शिक्षा, इसका प्रचार प्रसार कर सकें। देखिए धन्ना भगत के लिए मैं उनके जीवन को देख करके ऐसा लगता है कि जो संत होता है, उनके संत का जीवन, उनके जीवन में 12 महीने बसंत होता था। संत के जीवन में 12 महीने बसंत होता है। हमेशा जब उनको याद करो तभी अच्छी बातें सामने आती हैं। तो इसलिए किसी को भी जब संत बनने की एक उपाधि दी जाती है, वो अपना पूरा जीवन लगा देता है और जीवन समाज की सेवा में लगाता है। तो समाज की सेवा में जो संत होते हैं उनके जीवन को याद करना बहुत जरूरी है। एक वाक्य जैसे बताया, जैसे एक लिखा गया है पंक्तियां, वो लिखते हैं कि संत होना सरल न जानिए, संत होना सरल न जानिए, जैसे चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े ते चखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर संत बन गए हैं तो जैसा पेड़ खजूर होता है, खजूर पर अगर हमने खजूर चख लिया तो समझो आनंद आ गया, उसका प्रेम रस मिल गया। लेकिन अगर कहीं उस रास्ते से गिर गए तो चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों संतों के जीवन से हमको जो सीख मिलती है, उस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा विषय में इसमें और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि आखिर लोग, जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, कई बार जब इस प्रकार के हम कार्यक्रम करते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि भाई राजनीतिक पार्टी के आदमी ये संतों की बात क्यों करते हैं, ये धर्म की बात क्यों करते हैं, संस्कारों की बात क्यों करते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए हम सरकार इस नाते से सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, फिर सिंचाई के साधन खड़े करना, हम करोड़ों रुपया बजट लगाते हैं विकास के कामों के लिए। लेकिन यदि समाज में हमने ये जो भौतिक निर्माण है इसके साथ अगर मनुष्य के निर्माण की तरफ नहीं सोचा तो ये सारा भौतिक निर्माण बेकार है, पूरा बेकार है। इसलिए मित्रों
ये मनुष्य निर्माण, आदमी का संस्कारित होना, अच्छा नागरिक कैसे बने, ये भी सरकारों का एक काम होता है जो पिछली सरकारों ने कभी किया ही नहीं। उन्होंने नहीं सोचा कि नागरिक कैसा होना चाहिए, नागरिक ईमानदार होना चाहिए, असत्य बोलने वाला होना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए। कभी पिछली सरकारों ने सोचा ही है? नहीं सोचा। इसलिए उन लोगों ने केवल अपनी राजनीति करने के लिए लोगों को बांट दिया, जातियों में बांट दिया और उसको वोट बैंक के नाते से उपयोग करने लगे। हम कहते हैं नहीं, ये समाज अच्छा समाज बने, इसके लिए जीवन में जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे और सरकार के माध्यम से करेंगे। इन्होंने सरकार को इन शिक्षा की बातों से, धार्मिक बातों से दूर कर दिया। हम कहते हैं कि नहीं, आज अगर हम ठीक ध्यान से देखें तो धर्म कई प्रकार का होता है। एक धर्म ऐसा होता है जो व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी निभाने बताता है। हमारा राजनीतिक धर्म, जिसका हमारा संविधान है, वो हमारी गीता है। उस संविधान के हिसाब से हम राजनीति करें तो वो भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म आदमी का, जिस प्रकार से हम यानी एक महापुरुषों की पूजा करते हैं, महापुरुषों के रास्ते पर चलने का मार्ग हमारे समाज को अच्छा बनाता है, वो भी हमारा एक धर्म है। तो इस धर्म के आधार पर हम राजनीति का धर्म हो, देश का धर्म हो, राष्ट्र प्रेम हो, तो राष्ट्र प्रेम ये भी एक राष्ट्र धर्म है। अगर अपने देश को भूल गए तो मित्रों, समाज कहीं का कहीं चला जाएगा। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र धर्म को अपने सामने रखा है और राष्ट्र धर्म को सामने रख करके इतने काम ऐसे कर दिए कि इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, कश्मीर देश से टूटने के कगार पर आ गया। कांग्रेस ने 370 धारा लगा के रखी थी तो कश्मीर देश का जुड़ नहीं पाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी की जोड़ी ने रातों रात 370 खत्म करके ऐसा काम कर दिया, देश को एक मजबूती से बांध दिया, एक मजबूती से बांध दिया। नॉर्थ ईस्ट के कितने प्रांत, चाहे उसमें आसाम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, कितने ही प्रदेश हैं, इस देश से अलग होने की बात करते रहे। भारत अलग है, वो प्रदेश अलग है। हमारे नेता ने बार बार जाकर उन लोगों के मन में परिवर्तन लाके वहां जो नक्सलवाद था, वहां जो आतंकवाद था, वहां का आतंकवाद साफ करके उन लोगों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। आज नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और या फिर हमारा बहुत मजबूत विपक्षी उभरा है, जहां कहीं भी कांग्रेस ने पैर जमाने की कोशिश की, जम नहीं पाए। वहां लोकल पार्टियां बनी हुई थी, आज मुख्य धारा में आ गए। हमारा बिहार से लेकर के और केरल तक बीचों बीच नक्सलवाद का एक गैलरी बनी हुई थी। उस नक्सलवाद के कारण से कभी कभी डर लगता था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहीं बट करके 2 देश न बन जाए। मित्रों, उस सारे को खत्म करके आज पूरे देश की एकता, अखंडता, ये मोदी जी के पिछले 10 साल का परिणाम है। तो इस 10 साल के अंदर राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र धर्म का जो निभाना, निर्वहन किया है, ये हमारे मोदी जी ने किया है। हमारी जीवन पद्धति ये अच्छी बने, इस जीवन पद्धति में हमारे जैसे महापुरुषों का विषय आता है। वहां हमारे कई प्रकार के ऐसे समाज के अंदर स्थान बने हैं, हर कोई अपने महापुरुष के आधार पर कोई मजहब, कोई धर्म इस नाते से अपनाता है, कोई भक्ति मार्ग अपनाता है। हमारा इलाका आर्य समाज का इलाका है। आर्य समाज में स्वामी दयानंद जी की बताई हुई शिक्षा के ऊपर हम लोग चलते हैं। लेकिन जब इनकी हम बात करते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि नहीं नहीं, बीजेपी वालों को ये बात नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर समाज को प्रेरणा देने वाले लोगों का अगर हम गुणगान नहीं करेंगे तो क्या उनको गालियां देने से हम कोई आगे हमारा काम है क्या? या उनको समाज से दूर रखने का काम है क्या? समाज को, महापुरुषों को जीवन के साथ जोड़ना, ये हमारा मुख्य काम है। ये अगर होगा तो इस समाज के अंदर बाकी काम अपने आप चल पड़ेंगे। तो मित्रों, आज ये गुमराह करने की बात जब करते हैं, कहीं कहीं समाज के नाते कुछ अलग अलग मजहब बने हुए हैं, समाज को बांटने का काम कांग्रेस जैसे करती है। अब इन्होंने जो नया शोषा छेड़ा है कि क्या हम ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम समाज को जोड़ देंगे। हमारा कहना, मजहब के आधार के ऊपर हमें सरकार के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। मजहब समाज के हित के लिए काम करने वाले अपने आप ही करने की संस्थाएं उनकी होती हैं। आज ओबीसी या जिसको कहना चाहिए अनुसूचित जाति, एससी, ये
सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक पिछड़ापन है। ये पिछड़ापन है, इसलिए सहूलतें दी जाती हैं, आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर हम मजहब के आधार पर देंगे तो जो पिछड़ा समाज है इसका हिस्सा कम होगा। इस आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि मोदी जी ने कल ही कहा है कि मैं जिंदगी भर मुसलमान को मुसलमान के नाते आरक्षण कभी नहीं इसके सहमत होऊंगा। हाँ, अगर पिछड़ा समाज है, कोई अनुसूचित जाति है जिसका सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, इनको आगे बढ़ाने हमारा काम है। उसमें कोई भी वर्ग है, उसमें अगर ऊंची जातियों के लोग भी गरीब हैं, पिछड़ गए हैं, उनके भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था हम करेंगे। उसमें मुसलमान भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी आमदन कम है, जिनके परिवार गरीब हैं, वो आए। लेकिन हर किसी को देंगे। कर्नाटक में इन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया। इन्होंने कहा हम सब मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर भाई सबको देंगे तो फिर बाकी समाज कहां जाएगा? तो इस संविधान की परंपरा को बना के रखना, मोदी जी इसके लिए आगे बढ़े हैं, कभी भी आगे होने नहीं देंगे। मित्रों, तो मैं तो यही कहूंगा कि आज समाज के अंदर आज जो राजनीति का जो समय आया है, इस समय चूंकि चर्चा मुझे इसलिए भी करनी है कि आगे लोकसभा का चुनाव है, और इस लोकसभा के चुनाव को अभियान अब ये चल पड़ा है, तो आपको बहकाने वाले लोग बहुत आएंगे। हमारे कांग्रेस के लोग हताश हो चुके हैं। हताश क्यों हुए हैं? क्योंकि उनको डर सता रहा है चुनाव का। चुनाव के अंदर कुछ उनको मिलेगा नहीं, ये डर सता रहा है। और दूसरा, जो उपलब्धियां मोदी जी की 10 साल की हैं, वो 50 साल भी काम नहीं कर सके, उनको ये भी परेशानी हो रही है, उनको एक चिढ़ उठ रही है, और वो तरह तरह के झूठ बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। इस प्रकार के झूठ बोलने में आप लोगों को, एक झूठ उन्होंने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी हटाते हटाते इंदिरा गांधी 1970 में नारा दे करके राज कर गई, 1970 से लेके, और उसके बाद भी 30 साल ये राज में रहे, ये गरीबी नहीं हटा सके। ये गरीबी को साथ लेके चलते हैं कि इनका जो है वोट बैंक बना रहे। एक कहानी बताता हूं आपको मैं। एक बार एक साहबजादा, राजा का कोई बेटा पोता, और वो उसको राज हाथ में लग गया। राज आते ही उसने कहा कि अच्छा, मेरा पहला फरमान ये है कि जितने जेल में कैदी हैं सबको छोड़ दो। अब जेल में कैदी छूटने लग गए। वो जाके देखता रहा, भी जेल से कैदी छूट रहे हैं। एक बुजुर्ग वहां आया जो कई सालों से जेल में था। ऐसे उस साहबजादा ने पूछ लिया कि बाबा तुम जेल में कब से हो? उन्होंने कहा मैं तो तेरे अब्बा जान के समय से जेल में हूं। अब्बा जान की जेल में हूं? अब्बा जान के समय? हाँ, उस टाइम अब्बा जाने तुम्हारे दादा के टाइम से मैं जेल में पड़ा हूं। कहले अच्छा। उन जेल वालों को कहा इसको बुलाओ, फटाफट वापस बुलाओ। क्या कि इसको वापस जेल में डाल दो। बड़े हैरान हुए सबके, सबको जवानों को छोड़ दिया, और ये बूढ़ा बाबा जो उनके दादा के समय से और जेल में है, उसको वापस ले आओ। कि साहबजादे से पूछा कि भाई इसको वापस जेल में क्यों डाल रहे हो? कहने लगे देखिए, ये हमारे अब्बा जान की उनकी निशानी है, और अब्बा जान की निशानी को अपने साथ बना के रखना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो गरीबी है, ये राहुल गांधी के अब्बा जान की, इनकी दादी की, इनके नाना की, ये उनकी दी हुई चीज है। ये गरीबी को कभी नहीं जाने देंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। इन गरीबों को वोट बैंक बना के रखेंगे, इनको वोट बैंक बना के रखेंगे। इन गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या किया। गरीब के लिए मकान दिया, मकान में शौचालय भी दिया, मकान में बिजली भी दी, मकान में पानी भी दिया, मकान में गैस सिलेंडर भी दिया। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, ये भी दिया, ये भी दिया। और अब तो नई जो घोषणा पत्र हुआ हमारा, जो आया है संकल्प पत्र, उसमें कहा कि गरीबी अमीरी नहीं, 70 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, उन सब के इलाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये 5 लाख रुपए सुरक्षित रखा कि कोई भी बुजुर्ग आदमी बीमार होता है उसको 5 लाख का बीमा अलग से मिलेगा, अलग से मिलेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को कांग्रेस से सावधान होना है, क्योंकि कांग्रेस की परेशानी ये है कि वो कांग्रेस आज धरती पर कहीं नहीं है। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने रोल अपना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ना तो कहीं संगठन है, ना कोई ऐसा कैडर है, ना उनको चुनाव में कैंडिडेट मिल रहे हैं, और कैंडिडेट मिल जाते हैं तो जनता सब समझ चुकी उनकी
उनकी सब जानकारियां उनके हो गई हैं। और आज राहुल गांधी हो चाहे उनका संगठन हो, चुनाव को उठा नहीं पा रहे हैं। साहबजादे को ताजपोशी करने के लिए कांग्रेस लालायत है, वो राहुल गांधी की ताजपोशी करा नहीं रहे। और राहुल गांधी को डर ये लग रहा है कि माता जी जो है वो रिटायर हो रही हैं, कब तक चलेंगे, रिटायर हो जाएंगी, इसलिए उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। महात्मा गांधी ने 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय ये कहा था कि भाई देश को आजादी मिल गई, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को भंग कर दो, नई जो पार्टियां आएंगी वो अपने आप जनता से वोट लेकर के जो राज करेंगी। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, आजादी हमने लिए तो हम तो पहले दिन से बिना जनता से पूछे हुए राज हम ही करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, लेकिन वो राज करते रहे, राज में जनता का कुछ कर नहीं पाए। और आज राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की उस लाइन को पकड़ लिया है। आज राहुल गांधी जब तक रहेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस को खत्म करने का रास्ता राहुल गांधी बना देंगे। राहुल गांधी अब उस लाइन पर चल पड़े हैं। तो मित्रों, इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो इनकी झूठ है उनको समझना है, और उसको समझते हुए हम लोग अभी इसकी जो घोषणा पत्र है उनमें ये कहा कि हम 1-1 लाख रुपया महिलाओं को दे देंगे, 1-1 लाख रुपया जवानों को दे देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, कभी हिसाब किताब गणित पढ़ा है, पास हुए गणित में? आज कितने करोड़ महिलाएं, गरीब महिलाएं और गरीब परिवारों के हमारे बच्चे हैं, अगर 1-1 लाख रुपए सबके खाते में जमा कराएंगे तो इतना तो देश का बजट भी नहीं है। देश का बजट है कुल 46 लाख करोड़, और ये 40 लाख करोड़ से ज्यादा 1-1 लाख रुपया देंगे तो उससे ज्यादा राशि बन जाती है। अगर ये सारा अगर वो देते हैं उनको, तो फिर क्या करेंगे? बाकी जनता क्या करेगी? हमारी फौज क्या करेगी? हमारे रेलवे क्या करेंगे? हमारी और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहां बहुत करोड़ों रुपया खर्च होता है। जिस किसान को आज 6,000 रुपया हर साल भेजा जाता है, वो 6,000 रुपए के हिसाब से कम 15 करोड़ रुपया साल का ये मिलता है। तो ये 15,000 करोड़, ये 15,000 करोड़ रुपया ये किसानों का कहां से आएगा? तो मित्रों, ये बहुत जो योजनाएं गरीबों के लिए लागू करते हैं, या तो वो सारी योजनाएं बंद कर देंगे, इनका गणित फेल है। लेकिन बोलते क्यों हैं? बोलते इसलिए हैं कि भाई ना कहावत है ना 9 मन तेल होगा आगे। अब ये कहावत है, बहनों को तो पता ही होगा, एक कहानी बनी हुई है। जब राज आना नहीं तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। जब राज आना नहीं तो कुछ भी बोल दो भाइयों। इसलिए इस कांग्रेस के झूठ से आप लोगों को सावधान रहना है। इनका जो घोषणा पत्र है, ये तो एक ऐसा बैक डेट का चेक है जो बाउंस होना ही होना है, जो बैंक ने पास करना ही नहीं है। और ये करते हैं हमारी इतनी गारंटियां, ये गारंटियां, वो गारंटियां। भाइयों बहनों, गारंटी तो सिर्फ एक है, और वो है किसकी गारंटी? किसकी गारंटी? मोदी गारंटी। और मोदी गारंटी तभी जाकर के सफल हो पाएगी जब हम मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार और तीसरी बार भी कोई सामान्य छोटे मोटे बहुमत से नहीं। हमने इस बार उस सरकार का रिन्यूअल जो है गोल्डन शाही से करना है, और गोल्डन शाही तभी होगी जब इस बार 400 पार, 400। धन्यवाद। और 400 में भाई एक सीट अपनी सोनीपत की भी है। हमारा शहीदों का इलाका ये सोनीपत लोकसभा में आता है, और इस सोनीपत लोकसभा में मोहनलाल जी बड़ौली ये अपने प्रत्याशी हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, और पार्टी महामंत्री होने के नाते इस बार भारी मतों से आपने इनको जिताना है। और केवल यही मोहनलाल जी एक जीतेंगे, एक सीट हमारी 400 में ऐड होगी, लेकिन हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें, जिसमें एक सीट करनाल की भी है। करनाल हमारे पड़ोस में लगता है, और करनाल से कौन है कैंडिडेट मालूम है? करनाल का कैंडिडेट कौन है? इस लोकसभा में मोहनलाल और मनोहर लाल, ज्यादा फर्क नहीं है।
मोहनलाल और मनोहर लाल में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों कंधे से कंधा मिला करके पार्लियामेंट में बैठेंगे और आपकी हर बात को वहां ले जाएंगे, हर बात को वहां पहुंचाएंगे। बहुत सी बातों के लिए यहाँ डिमांड उठाई गई है, मांग की गई है। तो भाइयों बहनों मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो डिमांड्स हैं आज तो क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, उस आचार संहिता के कारण से उन पर बोलना तो कठिन है। जैसे हमारे राजू और खुद मान के गए हैं, हाँ 4 जून के बाद आपकी सारी मांगों को पूरा किया